चलो आप सब ध्यान दे दो। देखो आप तुम लोग जो हम पढ़ाने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है। और ये है थेल्स पर में, क्या है थेल्स पर में, और एग्जाम में आता है 5 नंबर में आता है, ठीक ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान से समझना है सबको, ठीक। तो देखो थेल्स पर में, थेल्स पर में क्या कहता है हम समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि थेल्स पर में का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं आधारभूत, आधारभूत अनुपातिक पर में। क्या बोलते हैं इसको? इसी का दूसरा नाम है आधार या आधारभूत, आधारभूत अनुपातिक, आधारभूत अनुपातिक पर में। समझ गया? चलो अब यहाँ ध्यान समझो। अब पहले समझाते हैं तुमको हम कि ये थेल्स पर में कहते किसको हैं। ध्यान समझना, जैसे यहाँ ध्यान से देख, जैसे रोक रहे सब बच्चे नहीं बोल। देखो बच्चा जी समझो, हम बोल रहे थे थेल्स पर में, पहले समझना। मान लो एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है, ठीक ना। थेल्स पर में समझा रहे हैं, थेल्स पर में क्या कहता है। तो थेल्स पर में ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज है कि नहीं है, कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं, मान लो ए बी सी कुछ भी दे देंगे, ठीक। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यहाँ पे हमको 3 भुजा दिखाई दे रहा है। मान लो हम इस किसी एक भुजा के रेखा के समांतर खींचेंगे, तो इस भुजा का मानते हैं कि सामने हम कोई एक रेखा खींच दिए समांतर, कुछ नाम दे देंगे, मान लो इसका डी और ई, इसका नाम दे देंगे ई, ठीक है ना। और समांतर का चिन्ह क्या होता है बच्चा जी? ऐसे होता है ना, ये समांतर का चिन्ह है। समांतर का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच कहीं से भी नापो दूरी क्या होगा? बराबर होगा, पर लाइन बराबर नहीं होगा। देखो ये बड़ा लग रहा होगा, ये छोटा लग रहा होगा, ये मत समझ जाना कि सर बराबर नहीं है, बस यहाँ का दूरी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना जी। कहीं से भी नाप लो, दूरी बराबर होगा तो ही होता है समांतर। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो हम देखो इस भुजा के समांतर इस रेखा को खींचे नहीं खींचे हैं, तो अन्य 2 भुजा, अब इसका जब समांतर ही खींच दिए तो अन्य 2 भुजा कौन बचा? ए डी, ए बी और ए सी, यही तो ना बचा। तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये यहाँ से ये डी बढ़ गया, ये डी भी बढ़ गया, या सी ए बढ़ गया और इसी बढ़ गया, तो ये दोनों को समान अनुपात में क्या कर देता है? बांट देता है। तो इसी को कहते हैं हम थेल्स पर में। क्या कहते हैं? थेल्स पर में। दूसरा फिगर भी ले सकते हैं, हो सकता है कि हम इस तरीके से त्रिभुज बना दें, देख लो, और कुछ नाम दे देंगे हम, जैसे नाम दे देंगे मान लो ए बी सी। और नियम तो यही कहता है ना कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, अब मानते हैं कि हम इसके भुजा के समांतर हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पर ले लो, इसका भी नाम दे देते हैं डी। क्या दिए हैं? डी, ठीक है जी। क्या करते हैं? समांतर खींच दिए कि नहीं खींच दिए हैं? तो बोलता है कि जब खींचेंगे ना तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर देगा? विभाजित करेगा। तो अन्य 2 भुजा कौन बचा है? वही वाला बचा, अरे वो यहाँ से यहाँ बचा, इसको समान अनुपात में बांटेगा। कैसे बांटेगा? देखिए यहाँ से यहाँ है टूटा हुआ, यहाँ से यहाँ टूटा हुआ है अलग, यहाँ से ये अलग हो गया है, यहाँ से एडी अलग हो गया है, तो ये दोनों समान अनुपात में हो जाएगा। जैसे कैसे हो जाएगा सर? मान लो यहाँ से यहाँ लिखेंगे ए डी, क्या हो गया? ए डी बटा ये क्या हो जाएगा? डी सी, डी सी ये बराबर है किसके? बी ई बटे ई सी के, इसको हो जाएगा। ये समझ में आया तुम लोग? चल अब देख, तो थेल्स पर में एकदम आसान है, तुम लोग को हलवा बना देंगे, ठीक है। ध्यान से समझ, खाली यहीं पे याद हो जाएगा तुम लोग, बस खाली इसको घरे जाके 2 बार रिवीजन कर देना है, ठीक है ना, दिमाग में उतर जाएगा। अब आ जाओ, अब हम त्रिभुज ले लिए हैं, कुछ इसका हम नामकरण कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं फिर से वही ए बी सी रख दिए। अब पढ़ो, कहता है यदि किसी त्रिभुज में, इसमें क्या करना होगा ना, देखो थेल्स पर में सिद्ध करने के लिए तुमको 3-4 चीज याद रखना है। जैसे साधारण प्रतिज्ञा, ठीक, विशेष प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा के बाद होता है विशेष प्रतिज्ञा। जब विशेष प्रतिज्ञा होता है तो फिर लिखते हैं उसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? वो उसका चौथा स्टेप लेंगे रचना, और 5वां प्रमाण दे देंगे, कहानी खत्म। अब बात आता है कि सर साधारण प्रतिज्ञा किसको बोलते हैं, विशेष प्रतिज्ञा किसको बोलते हैं, अभी सब समझा देते हैं। तो पहले देख, प्रमेय हमको दिया है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यहीं तक रखो इसको। एग्जाम में सवाल सीधा आएगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, तो तुमको इसे बनाना होगा। तो यहाँ तक दिल रहेगा, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ये हमारा थ्योरम है। यहाँ तक क्या है ये? तो थ्योरम का जो आधा भाग होगा ना, वही हमारा साधारण प्रतिज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ तक? यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, बस यहीं तक। ये क्या हो गया? साधारण प्रतिज्ञा। तो जब हम बनाने बैठेंगे तो थेल्स प्रमेय लिखे तो साधारण प्रतिज्ञा तो हमारे यहाँ तक हो ही गया, ठीक है। अब ध्यान से, हमको क्या करना है, एक रेखा खींचना है इसके समांतर,
तो हम खींच रहे हैं, नाम क्या दे दिए हैं, डी और ई। खींचने को दिक्कत यहाँ तक। और समांतर का चिन्ह हम बताए थे अभी किस तरीके से होता है ना, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक, दे दिए हैं। आगे, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है, यही सिद्ध करना है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हम लिख चुके हैं, ठीक है, और साधारण प्रतिज्ञा हमारे यहाँ तक हो गया। तो लिखा, ये तो परमे में ही है, इसको रहने देंगे, ठीक। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। इसके बाद लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, या इसी को बोलते हैं उत्पत्ति। क्या बोलते हैं, ये कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं उत्पत्ति बोल सकते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, त्रिभुज लिए, क्या लिए हैं, त्रिभुज। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी है, माना कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। और ए बी सी में हम क्या लिए हैं, एक भुजा लिए हैं, कुछ लिए हैं, बीसी के समानांतर, बीसी के समानांतर एक रेखा है, बीसी के समानांतर एक रेखा डी खींचा है ना। तो लिखेंगे माना, लिखना है माना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में है ना, माना त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर, किसके समांतर, बीसी के समांतर, हाँ, सी में भुजा बीसी के, भुजा बीसी के समांतर, हाँ, बीसी के समांतर क्या हो जाएगा, भुजा बीसी के समांतर क्या है, डी है ना। डी क्या किया गया है, रेखा एक खींचे है ना, समांतर रेखा बीसी के समांतर रेखा डीई, हाँ, डीई खींचते हैं। डी क्या करते हैं, खींचते हैं। जो क्या कर रहा है, जो अन्य दो भुजाओं को, अन्य यहाँ लिखा है ना, खींचते हैं, तो वह रेखा क्या करता है, दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित कर देता है। कोई दिक्कत है, या फिर लिख सकते हैं कि जो दो अन्य भुजा, दो अन्य भुजा कौन कौन है बताओ, एक हमारा ए बी हो गया और एक हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। एक ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे, ए सी हो जाएगा है ना। ए बी और ए सी पर कहाँ कहाँ जाकर मिला है बताओ, एक तो डी पर मिला है और एक ई पर मिला है। तो जो दो अन्य भुजा कौन है, ए बी तथा ए सी, ए बी तथा हाँ, ए बी तथा ए सी पर, ए बी तथा ए सी को क्रमशः ए बी तथा ए सी को क्रमशः कहाँ कहाँ काट रहा है, तो देख ए बी को काट रहा है डी पर और ए सी को काट रहा है ई पर। तो क्रमशः डी एवं क्या है, ई, डी एवं ई पर काटता है। क्या करता है बच्चा जी, काटता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, देखो आराम से समझा रहे हैं, ध्यान समझना, ठीक है, जो जल्दीबाजी में नहीं है। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, जब हम साधारण प्रतिज्ञा तो हमारा हो ही गया था यहाँ तक, फिर विशेष प्रतिज्ञा भी लिख ही लिए है। अब लिखना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। तो सिद्ध वाला कौन है, यही कि तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है, हमको यही लिखना है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, तो बताओ सिद्ध क्या करना है। तो यही बोला है कि अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है। तो अन्य दो भुजा ही ना था, यानी ए डी और डी बी है ना। ए डी समान अनुपात में क्या हो, ए डी बटा डी बी, हाँ, और ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, हाँ, ए ई बटा ई सी, इसका समान अनुपात मतलब बराबर का चिन्ह दे दो बीच में। तो देख पहले अनुपात था, अब दोनों समान अनुपात हो गया। कैसा हो गया, यानी समानुपाती हो गया। कैसा हो गया, समानुपाती। और हमको सिद्ध भी यही करना है, यानी पूरा करके हम क्या लाना है, यही लाना है। सिद्ध हमको क्या करना है, यही करना है। अब हम करते हैं कुछ रचना, यानी इस आकृति में क्या करते हैं, कुछ रचना। और ये रचना को ध्यान से याद कर लेना, ठीक ना। तू लोग रचना मेन है, रचना को तू लोग ध्यान से क्या कर लेना, याद। रचना क्या करेंगे इसमें, सुनो, रचना में ध्यान से सुनना है। हमको यहाँ पर डी ई समांतर रेखा दिखाई दे रहा है, किसके, बीसी के। तो हम क्या करेंगे ना कि डी से ई पूरा एसी पर, किस पर, एसी, खाली ई पर नहीं, ई पूरा एसी पर हम एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। लंब खींचने का मतलब है कि 90 डिग्री कौन बनेगा, कुछ नाम दे देंगे, मान लो डी एम दे दे। क्या दे दे, एम दे दिए हैं। समझ में आ रहा बात को, वहां पे क्या नाम दिए हैं, एम दे दिए हैं। तो हो गया हमारा डीएम।
अब तू लोग बोलेगा सर ये जो हम लंब लिए हैं वो किस पे लिए हैं, एई पर नहीं लिए हैं, ये पूरा पर लिए हैं, एसी पर। क्यों लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि अगर हम ये पूरा पर लंब लेते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो लंब जा रहा है ना वो यहाँ भी काम कर जाएगा और यहाँ भी काम कर जाएगा। अगर खाली हम बोलते हैं कि एई पर लंब लिए हैं मतलब इसी पर जरूरत पड़ता तो हम नहीं ना ले सकते थे, समझ रहे बात को। लेकिन हम अगर ये पूरे पर है तो मतलब पूरे पर का मतलब यहाँ भी लंब हो सकता है, यहाँ भी लंब हो सकता है ना। तो हम क्या किए हैं कि डी, हम क्या किए हैं कि एसी पर क्या किए हैं, कौन सा लंब डाले हैं, डीएम। कौन सा लंब डाले हैं, यानी रचना में क्या किए हैं, डीएम जो है वो लंब है किस पर है, एसी पर। तो रचना में लिखेंगे कि डीएम लंब कोची है, एसी। डीएम जो किस पे लंब है, एसी पे है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ से भी ई बड़का पर लंब डालेंगे, किस पे, हाँ। तो यहाँ से देख लंब डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं मतलब यहाँ भी 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका क्या नाम दे, एम दिया था, यहाँ एम दे दे, यानी एम एन क्या दिए, एम एन। तो यहाँ जो ई एन लंब हो गया, ई एन लंब हो गया ना किस पे, ये पूरा बड़का पे यानी ए बी पे। क्यों, क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ एडी से भी हेल्प ले लेंगे इसको लंब बना करके, और यहाँ से डीबी पर भी हेल्प ले लेंगे। इसलिए हम ये पूरा को लिए, किस पे लिए लंब, पूरा पर। तो ये ई एन लंब किस पे हो जाएगा, तो लिखेंगे तथा ई एन लंब ए बी, एन लंब ए बी समझ में आता है ना। टी है, क्या है, टी। टी को उठा के पटक दे तो कुछ, टी को उठा के पटके तो उलट के पलट, अरे यार कुछ हो गया, यही हो गया लंब। क्या हो गया, लंब का। टी को उलट दे तो कुछ हो गया लंब। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो रचना हम किए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा और रचना करना है। वो क्या करना है, यानी डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब ए बी पर क्या किया है, डाला है ना, ए बी पर डाला। चलो तथा साथ में क्या किए हैं देखो। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये डी है इसको सी से मिला देंगे, और जो हमारा बी है उसको किसे मिला देंगे, ई से मिला देंगे, है ना। तथा बी को किसे मिला रहे हैं, ई से। बी को ई से एवं डी को सी से, एवं यहाँ तथा कर दे, तथा डी को सी से, तथा डी को सी से मिलाया नहीं है, मिला दे रहे हम, ठीक है ना। देख ध्यान से, मिल गया। तो मिला कि नहीं मिला, मिला दिए हैं। हमारा रचना हो गया कंप्लीट, रचना हमारा कंप्लीट। अब रचना वचना खत्म हो गया। अब सीधे जाएंगे कहाँ, परमान पर। कहाँ जाएंगे, परमान पर। इतना तो लोग को एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब चल परमान पर, यानी आप करेंगे परमान, यानी इसको करने वाले हम सिद्ध, हम लोग, ठीक है ना। परमान बोले तो सिद्ध, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए तो लोग प्रूफ देना पड़ता है ना। कोर्ट में हाजिर करेगा तो कौची लेके जाएगा, अपना प्रूफ देगा ना कि हम चोरी नहीं किए हैं, तो सबूत दो उसको। यहाँ पर तुम इतना कर तो दिया है, तो सबूत इसको देगा तब ना मानेगा कि हाँ एक्चुअल में बात सही बोल रहा है। तब वही क्या करने वाले, इसको सबूत देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, सबूत, यानी कि प्रमाण देने वाले हैं। अब ध्यान से देख, हमको साबित क्या करना था, मतलब सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध तो यही करना है ना, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा, यानी कि हमको ऊपर में एडी आना चाहिए, ऊपर में एडी। अभी एडी है किधर, अब तो यहाँ पर ढेर सारा त्रिभुज है ना। और याद रखना, इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो तुमको याद रहना चाहिए। सेल्स पर में बनाने बैठना तो याद रखना, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, इसको दिमाग में रखना है, ठीक। अब हमको लाना है एडी ना, एडी लाना था। देख एडी कहाँ है, यहाँ है, कहाँ है एडी, यहाँ है, यानी एडी यही पर है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए डी ई, ये त्रिभुज लेंगे ना हम, तो हमारा काम हो सकता है। और जब ये त्रिभुज ले रहे हैं तो एक में ध्यान से देख, यहाँ एक ऊंचाई है, ऊंचाई एक प्रकार से लंब के भी काम करता है, समझ रहा बात को। ऊंचाई एक प्रकार से लंब के भी काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंब तो दो कह रहे हैं, यहाँ से ईएन भी है और क्या है, डीएम भी है, ईएन भी है और क्या है, डीएम भी है। तो हमको किसको लेना है, हम तो किसी एक को ही लेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना था कि हमको यहाँ लाना था एडी, क्या लाना था, एडी। यही फैसला कर देगा। तो एडी ई पटिया रहा, की पटिया रहा, इधर आ रहा ना। तो एडी के साइड में कौन सा लंब आ रहा है, ईएन लंब आ रहा है ना, ईएन है ना। तो इसीलिए हम कौन सा लंब लेंगे, ईएन वाला। अगर यहाँ देखो यही ए ही निकालेंगे तो ई वाला लेंगे, डीएम लेंगे, तो यही निकल जाएगा। इसको भी निकालेंगे बाद में, लेकिन पहले हमको इसको निकालना, पहले ई लाएंगे तब ना। पहले इसको ले आते हैं, फिर इसको भी लाएंगे, और फिर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हम किसको ले रहे हैं,
ई एन को, किसको ले रहे हैं, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे कब, जब लंब ई एन होगा। कौन होगा, ई एन होगा, यानी ऊंचाई। लंब को क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई। तो प्रमाण में लिख रहे हैं क्या हम, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे कब, जब 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 ऊंचाई कितना होना चाहिए, जब उसका जब है ऊंचाई कितना होना चाहिए, बोल ऊंचाई ई एन, बोल ऊंचाई ई एन हो, लिख दिया यहाँ साफा, ऊंचाई क्या हो, ई एन हो, यानी हम ई एन को ऊंचाई बना रहे हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। समझ गए बात को। चल तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो ए डी ई का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में क्या बताया हम, हाफ 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई आधार गुना ऊंचाई। ध्यान से देख, ये हो गया 1/2 गुने आधार। अब कौन है, फैसला भी करना है, आधार कौन है, तो तू लोग पढ़ा होगा, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ये है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब, यानी ऊंचाई के भी काम कर रहा है। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो लंब जेकरा पर आके खड़ा रहता है, लंब जेकर छाती पर खड़ा रहेगा वही क्या कहलाएगा, आधार। ये देखो लंब यहाँ इसके छाती पर खड़ा है ना, नीचे वाला आधार का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ देख ई वाला जो लंब है केकर छाती पे खड़ा है, कहाँ 90 डिग्री बना रहा है जाके, तो एडी पर बना रहा है। तो एक आधार का काम कौन करेगा, एडी करेगा कि ए करेगा कि डी करेगा, अरे गधा लंब यहाँ ना बना रहा है, इसके छाती पे ना खड़ा है, तो यही ना होगा। तो लोग तिरछा इसको उसे उलट दे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो ये लंब यहाँ जिसके साथ लंब बनाएगा ना वही आधार बनेगा, इतना दिमाग रख। तो लंब यही बना रहा है, इसी के साथ बना रहा है, एडी के साथ बना रहा है, तो एडी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एडी आधार, आधार कितना हो गया हमारा, एडी गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो ले भी किया क्या, ई एन, क्या लिए हैं, ई एन। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तो समझ आया तुम लोग को है। चल आगे बढ़ते हैं गुना। अब देख, अब हम ए डी ई का क्षेत्रफल ले चुके हैं ना। अब इसी में हमको लेना है कुछ, नीचे क्या लाना है, डीबी। ध्यान से इसको भी देख, नीचे क्या लाना है, डीबी। तो एडी लाना था तो ऊपर वाला पकड़ लिए, अब डीबी लाना था हमको ई वाला पकड़ना पड़ेगा। तो ई वाला जो भुजा, देखिए जो भुजा आ रहा है वो कौन कौन त्रिभुज में आ रहा है, ध्यान से देख, ई भुजा आ रहा है, वो ई त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ खींचेंगे ऐसे लाल से जो कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है। लेकिन जब यहाँ ई जब डी और बी जब आ रहा है, तो जो हम शीर्ष लंब जो ले रहे हैं, जो हम लंब लिए हैं, क्या ये त्रिभुज में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। एक और त्रिभुज में कौन में आ रहा है, एक और त्रिभुज यहाँ देख, अब हम देख खींचेंगे यहाँ से ब्लैक से, यहाँ से जो खींच रहे हैं, तो देख अब हमारा ये वाला यहाँ ठेक रहा है, जो शीर्ष लंब था ना, ये त्रिभुज में आके टच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो जो टच करेगा उसी को पकड़ना है। ये वाला टच नहीं ना कर रहा था, जो यहाँ से लिए थे, लेकिन ये वाला टच कर रहा है ना, जो टच करेगा उसी को पकड़ेंगे। तो किसको पकड़ लेंगे, त्रिभुज डी बी ई या फिर बी डी ई, भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी। अब लिखेंगे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो इसका वही फार्मूला क्या, 1/2 गुने, इसमें डालो ब्लैक वाला, 1/2 गुने, शॉर्ट में लिखते हैं आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब 1/2 गुने, अब आधार का फैसला करो, आधार कौन है ना। तो ध्यान से देखना आधार कौन होगा इसमें। हम बोले थे कि हम जब इसको लंब डाले थे ना, तो हम खाली एडी नहीं लिखे थे, ए भी पूरा लिखे थे। क्या लिखे थे रे, ए भी पूरा लिखे थे, क्या याद है। यानी कि ये जो लंब जो काम कर रहा है ना, अभी इस पे आ जाएगा, इस पे डीबी पे। हम बोले थे कि समय पर आएगा तो दोनों पर ले लेंगे इसको, इसलिए पूरा पर लिए हैं। तो अभी जो लंब जो आधार का काम करेगा वो कौन काम करेगा, क्योंकि त्रिभुज ही ना लिए है, बी डी ई लिए हैं, इसमें जो लंब का काम करेगा वो कौन करेगा, डीबी। आधार का कौन करेगा, डीबी। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, डीबी गुना ऊंचाई कौन रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि हम ऊंचाई क्या लिए, शुरू से लिए ई एन। ऊंचाई हमारा कौन है, ई एन। क्या हो गया हमारा, ये ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं ना। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देखना, हम ए डी का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और फिर हम वहां से दोबारा किसका निकाल लिए हैं, बी डी ई का क्षेत्रफल भी निकाल लिए हैं। यहाँ तक इसको समझने में परेशानी है नहीं। अब देख, अब ये दोनों अनुपात में है, किसमें है, तो ये दोनों को हमको अनुपात में करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब अब देख ऊपर में एडी है ना, तो एडी वाला कितना है, यहाँ पहले यहाँ लिख, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई
का क्षेत्रफल। अब बटा कौन सा नीचे है, बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? अब ध्यान से देख, ये जो हो गया, ये जो ऊपर में ए डी का क्षेत्रफल लिखे हैं, तो ए डी का क्षेत्रफल देखो यहाँ, ए डी का क्षेत्रफल कितना निकाल के लाए, 1/2 गुने ए डी गुने ई एन, लिखेंगे 1/2 गुने ए डी गुना ई एन बटा ए बी डी का क्षेत्रफल था, बी डी का कितना है, 1/2 गुने डी बी गुना ई एन क्या हो जाएगा, ई एन। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, 1/2 से 1/2 खत्म, ई एन से ई एन खत्म, तब बचा क्या, ए डी, क्या बचा, डी बी। तो सर बचा ना, लिखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ क्या बचा, ऊपर में ए डी बचा है, क्या बचा रहा है, ए डी, क्या बचा है, ए डी बटा क्या बचा है, डी बी, डी बी है ना कि बी डी है, डी बी, और ए डी बटा डी बी, ये हमको यहाँ पर बच गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, समीकरण कितना मान दिया इसको हम, कोई दिक्कत है समझना तुम लोग को, नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः जाएंगे, ठीक है ना, पुनः जाएंगे और फिर से ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सर लाना है ए ई, क्या लाना है, तो हमको ए डी डी बी लाना था, तो ये पर्टिकुलर काम कर चुके हैं। अब लाना है ए ई और ई सी, तो ए ई लाने के लिए हमको ए ई इधर है और ई सी भी इधर है, मतलब अब ई साइड का त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा, यानी फिर से यही काम करेंगे, लेकिन लंब को चेंज करके। इस बार लंब लिए थे ई एन, अभी लंब लेंगे डी एम। कोई दिक्कत यहाँ तक? चल अब चलते हैं इधर, पुनः क्या हो गया, पुनः हटा दो। अब यहाँ देखो, अब पुनः में जा रहा हम किसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब हम क्षेत्रफल किसका निकाल, तो फिर से हम जाएंगे, जब ए ही लेना है तो त्रिभुज इसी बना रहा है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे, समझ रहा है? तो अब लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, जब ऊंचाई, अब ऊंचाई कितना होना चाहिए, जब ऊंचाई क्या होगा, ई एन की डी एम, क्योंकि हमको ए ही निकालना है ना, तो अब लेंगे डी एम, क्या लेंगे, जब ऊंचाई डी एम हो, क्या हो, डी एम हो। वो दिक्कत यहाँ तक? बस फिर से रामायण दोहराओ, लिख त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलो, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार। अब आधार कौन फैसला करो, देखो ध्यान से, 90 डिग्री किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है ना, जाहिर सी बात है कि ए ही आधार होगा, हम बोले थे ना कि जिसके पे खड़ा रहेगा, जहाँ 90 डिग्री बनाएगा जिस साथ जा करके वही आधार, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया ना रे, यहीं पे खड़ा है, तो ये क्या होगा, ए ही क्या हो जाएगा, आधार, ये हो गया ए ही। अगर ऊंचाई कौन था, तो डी एम, ऊंचाई क्या हो गया, डी एम, तो यहाँ लिखा हुआ साफ था। चलो अब हम लिए चुके हैं, ए वाला तो काम खत्म कर दिए हैं, अब पकड़ना है किसको, इसी को, क्योंकि यार सिद्ध करना है इसको, तो सबूत इसी का ना पेश करेंगे, चोरी करके जाएगा तू और सबूत होकर पेश करेंगे हम, तो नाम अलग, तो फिर कैसे काम होगा, ये चलते हैं, ठीक है ना। तो इसी, अब इसी यहाँ आ रहा है, अब फैसला करना है सर कि ये भुजा कौन कौन त्रिभुज में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सर यहाँ से वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा था, वो इसमें भी आ रहा है, आ रहा है ना, सर वो ये भी त्रिभुजा में आ रहा है, ये भुजवा आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन जो भी बड़का जो बना है इसको लेंगे कि छोटका बना है जिसको लेंगे, छोटका। क्यों सर, क्योंकि ये वाला जो लंब है यहाँ पर इसमें टच कर रहा है, इसमें पर ये वाला में टच नहीं ना कर रहा है, तो हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, सी डी ई, कौन सा लेंगे, सी डी, हाँ, तब निकालेंगे। अब हो गया क्या, हाँ, सी डी, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का कितना होता है, वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार कौन होगा भैया बोलो। तो सर बोले थे ना कि हम जब यहाँ से लंब ले रहे थे तो पूरा पर लिए थे, तो इस बार त्रिभुज ई लिए थे, तो ई वाला आधार था, अब ई वाला त्रिभुज ले रहे थे, कौन आधार होगा, ई सी, कौन होगा, ई सी, तो हो गया ई सी गुना ऊंचाई कितना है, जिंदाबाद डी एम, कौन है, डी एम। चलो अब जब इतना जब हो ही गया है, तो हमको सर पता है कि यहाँ पर नहीं कह रहा है कि दोनों अनुपात में है, दोनों किस में है, अनुपात में है,
वो देखा सकते ले लो अनुपात में। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुना ए गुना डीएम, तो 1/2 गुना ए गुना डीएम बटा त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुना ईसी गुना डीएम। अब ध्यान से देखो ना, खत्म 1/2 डीएम से डीएम खत्म, क्या बचा ए बटा ईसी। तो सर हमको बचा यहाँ पर कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर। इसके बाद इतना ऊपर में क्या बचा ए बटा नीचे क्या बचा है ईसी। इसको समीकरण 2 लगा दो, कितना लगा दो समीकरण 2। देखो अपने को पहली बार में एडी बटा डीबी मिला सर, ए बटा एसी मिला, यानी हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है ना, मिला है। अब बात करना है कि देखो तू लोग जानता है कि जब 2 समीकरण होता है तो ओकरा में एगो दाहिना पक्ष होता है, एगो बायां पक्ष होता है। तो ये बायां साइड है तो इसको लेफ्ट, बायां पक्ष इसको दायां तो दायां साइड। और पता है ना कि अगर कोई भी एक साइड बराबर हो गया तो दूसरे का ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, पता है बात। ध्यान से देख, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यानी कि सर ई वाला इनमें तो बराबर है, बोलो बराबर। जब ई आई बराबर है, ऊपर का तो बराबर हो रहा है, तो ऊपर का बराबर है, नीचे का तो बराबर है। बी डी का क्षेत्रफल ये है सी डी ई का क्षेत्रफल, तो ये बराबर नहीं है। अगर नीचे को बराबर हो जाता दोनों में तो ये दोनों ऑटोमेटिक उठ कर लिखा जाता है, ये बराबर हो जाता, क्योंकि बायां बराबर तो दायां भी बराबर। लेकिन नीचे वाला गड़बड़ कर रहा है, नीचे वाला गड़बड़ कर रहा है। अब नीचे वाला गड़बड़ कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो भी देखो उसका क्या बताता है। कुछ एक थ्योरम होता है, 9th का थ्योरम है, तो लोग पढ़ा होगा, याद होगा। देखो जैसे मान के चलो कि 2 कोई समांतर ऐसे रेखा है, 2 समांतर रेखा है, और 2 समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई 2 त्रिभुज है जिसका आधार एक ही हो, जिसका आधार एक ही हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे करके त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक है ना, और यहाँ से वैसे कर दिए हैं, एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे बना दिए हैं। हम क्या बोले, देखो ये 2 समांतर रेखा है, एक त्रिभुज यहाँ से देखो हम लाल वाला खाली बना रहे हैं, बनाया है लाल से, एक त्रिभुज बना रहे हैं देखो खाली ब्लैक से प्योर। दोनों का आधार एक नहीं है, देखो ई त्रिभुज ले रहे हैं तो ये भी नीचे आधार है इसका, ई त्रिभुज ले रहे हैं तो भी इसका नीचे आधार है, और दोनों समांतर भुजा के बीच में है भी, तो ई दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, एक 2 का, वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा, बराबर। ये थ्योरम क्या है, इसी के मार्फत से इसको हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देख, इसी को अगर उलट दे, इसी को उलट दे, तो मान ले 2 है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, अब हम लेते हैं इस बार ई वाला त्रिभुज, ऊपरे वाला ऐसे, ई वाला आधार बनाते हैं इसको आधार, ठीक है। और हम अगर ई वाला त्रिभुज लेते हैं, ई वाला, तो भी देखो दोनों का एक ही आधार नहीं है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको देखो ध्यान से, ई समांतर रेखा है दोनों, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ गया है इसे। अब हमको त्रिभुज कौन कौन देखना है, ये भी देख लो। त्रिभुज देखना हमको बी डी ई, तो देखो बी डी ई यानी यहाँ से ले करके ई त्रिभुज है एगो, सी डी ई यानी यहाँ से लेकर एगो ई वाला है, यानी एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ई वाला है, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ ई वाला है, यही दोनों का फैसला करना है। तो देख इसका भी यही लाइन पर जा रहा है, और इसका भी आधार यही लाइन का काम कर रहा है, दोनों का एक है ना, और दोनों समांतर रेखा के बीच में भी है, तो थ्योरम फॉलो कर गया। तो ये दोनों क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, बराबर। तो जब ये दोनों भी क्षेत्रफल बराबर कर ही दिया तो डीबी भी इसके बराबर हो जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा, ऊपर तो बराबर ही था, दोनों क्या हो गया, सीध हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे ये डाली थी है, एक डाली थी इसमें तो सर जी, तो लेके चित्र है ना, तो लिखेंगे चित्र से
किसका क्षेत्रफल बराबर हो रहा है? तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्यों? इस चीज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा। चूंकि क्या लिखोगे बताओ? अभी बताते हैं कि चूंकि ये दोनों जो त्रिभुज है, कौन? त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो एक ही समांतर रेखा के, किसके है? दोनों त्रिभुज जो है एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है। लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज, चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखा कौन है? DE और BC, DE, हाँ, समांतर BC के बीच स्थित है, के बीच स्थित है ना। आप बीच में तो स्थित है, बीच में स्थित है, साथ में दोनों का आधार भी क्या है? एक ही है ना, स्थित है एवं दोनों का आधार, दोनों का आधार एक है, एक है, और दोनों का आधार क्या है? D है ना, है ना, दोनों का आधार क्या है? एक है, मतलब क्या है? D है। जब ऐसा हो गया तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसको समीकरण थर्ड मान लो, क्या मान लो? यानी 3 मान लो। तो कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 है, जब ये तीनों को तुलना करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 तथा 3 में तुलना करने पर 3 से तुलना करने पर जब इस सब की तुलना करेंगे तो सब बराबर ना हो गया। जब तुलना करेंगे तो सब क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब ई बायां वाला बराबर तो दाहिना वाला भी बराबर। AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही बटा क्या हो गया? AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो गया प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ, यानी साबित हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था। कोई दिक्कत है? काफी आराम से समझा है और धीरे धीरे समझा है। और इसी का थेल्स प्रमेय का एक और इसका ठीक उल्टा है, उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का एक में तो सिद्ध क्या कहोची कि त्रिभुज के एक रेखा जो है एक भुजा के समांतर आ गया तो बचे दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ये था थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है? वो कहता है कि जब कोई त्रिभुज है, जब कोई त्रिभुज है और कोई रेखा अगर उस त्रिभुज के दो भुजाओं को, उस त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है तो वह रेखा जो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, सॉरी तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ये कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके बाद उसको सिद्ध कर देते हैं। इसको फट से उतार। अब तुम लोग को अगर क्लास समझ में अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्त लोग को बताओ चैनल के बारे में, ठीक है ना। और शाम में लाइव आओ, शाम में 6 बजे डेली लाइव आते हैं, आप लोग के लिए लाते हैं। ऑब्जेक्टिव का सेशन रहता है, काफी शानदार क्लास चलता है, तो जुड़ो और चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। फट से उतारो तुम लोग। चलो इधर आओ, देखो तुम लोग को थेल्स प्रमेय पढ़ा दिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम, यानी थेल्स प्रमेय के उल्टा, ठीक है ना। हाँ, तो जिसको थेल्स प्रमेय अच्छा से याद है उसको विलोम में एक पैसा की याद नहीं, मतलब कुछ टेंशन नहीं लेना है। बस थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ करना है, जैसे देखो हम भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, खाली लास्ट में मिटा दिए हैं, ठीक। और ऊपर का मिटा दिए थे, एक विशेष उत्पत्ति मिटेगा, सिद्ध करना मिटेगा, बाकी सब उसी छप जाएगा। ये सब उतना ही पूरा सेम टू सेम रहने वाला है। बस खाली ऊपर का डाटा थोड़ा सा यहाँ तक तुमको सुधारना है, और इधर लास्ट का डाटा सुधारना है। फिगर भी सेम रहेगा, कोई लोचा नहीं है। समझ में आ गया? देखो तो थेल्स प्रमेय का विलोम, तो जैसे कि फिगर भी हम वैसे ही छोड़ दिए, अब समझाते हैं। कहता वहाँ क्या बोला था? थेल्स प्रमेय में क्या बोला था कि कोई त्रिभुज है, ओकरा में हम किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर को रेखा खींचेंगे ना, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगा? बांट देगा। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि मान के चलो कि कोई त्रिभुज है, कहेगा कि अगर कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को के दो भुजा, चाहे तो कोई भी दो भुजा हो, इसमें ये दोनों दिखा रहे हैं, ठीक ना।
तो किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में क्या करता है, बांटता है, तो वो जो भुजा होगा ना वो तीसरी भुजा का क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यही सिद्ध करना है, यही क्या करना है, यही है थेल्स प्रमेय के विलोम। देखो यहाँ लिखे हैं, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा का क्या हो जाएगा, समांतर। अब जैसे ये त्रिभुज था, ठीक है, मान लेते हैं कि त्रिभुज था कोई, जिसे हम कोई रेखा खींच दिए, ये रेखा जैसे खींचे ना तो ई वाला जो होगा, ई वाला भाग मान के चलिए ए बी सी डी ई, ठीक, तो मान लेंगे क्या हो जाएगा ए डी, अब बाटा ये क्या हो जाएगा डी सी। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ई वाला भाग और ये वाला, तो ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों समान अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यही थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। ठीक ठीक, और कुछ यहाँ तो समझ में आया तो लोग को, चलो ठीक। देख अब बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ देख तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा तो वह जो रेखा होगा तीसरी भुजा की क्या हो जाएगा, समांतर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अभी आपको समझाए थे, यही ना है हमारा रेखा जो त्रिभुज को दो, एक यहाँ पे देखिए ए डी और डी बी, इसका अनुपात ए ई और इस इसका अनुपात दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि समान अनुपात में है, जा रही है। अब हम क्या बोले थे, देख साधारण प्रतिज्ञा सबसे पहले लिखते हैं, तो कहाँ तक लिखाता है साधारण प्रतिज्ञा, कहाँ तक लिखाएगा बता। साधारण यहाँ क्या बोले थे कि यदि कोई जो भी अगर प्रमेय या थ्योरम देगा उसका हाफ यानी आधा भाग, ठीक ना, वही साधारण प्रतिज्ञा होता है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। तो हमारा जो साधारण प्रतिज्ञा जो होगा कहाँ तक होगा, यही तक होगा, ये वाला भाग होगा ना, विभाजित करता है, तो यहाँ तक हो जाएगा साधारण प्रतिज्ञा। क्लियर। तो साधारण प्रतिज्ञा तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इसको। ठीक, अब हम लिखेंगे किसको, विशेष प्रतिज्ञा को। किसको लिखेंगे रे, विशेष प्रतिज्ञा को। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना, माना डी ई, कौन सा रेखा है, डी, लिखेंगे माना कि डी जो है त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी को, हाँ, माना डी त्रिभुज ए बी सी को, हाँ, को भुजा क्या कर रहा है, ए बी सी के भुजा इसमें है, देख बता, एक भुजा और दो भुजा, एक भुजा और दो भुजा, ठीक है ना। माना कि डी ई त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा है ना, दो भुजा कौन कौन है, एक तो हमारा ए बी है और एक तो हमारा कौन है रे, ए सी है, ए बी और ए सी है ना, दो भुजा ए बी तथा ए सी को क्या करता है, ए बी तथा ए सी को किस प्रकार बांट रहा है, को इस प्रकार बांट रहा है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। इस प्रकार में क्या कर देता है, बांटता है ना, बांट रहा है, नहीं बांट रहा है। और जब इस प्रकार बांटता है तो सिद्ध क्या करना है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। तो तीसरी भुजा का समांतर का मतलब क्या है, ये डी और तीसरी भुजा क्या है, बीसी, यानी डी जो है वो किसका समांतर हो जाएगा, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना, यानी डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी। बस इतना ही तुमको लिखना था। फिगर सेम, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है और यहाँ चेंज हुआ है। पिछले में हम लोग क्या किए थे कि हमको ई दे के रखा था और इसको सिद्ध करना था, इस बार यही दे दिया है और इसको सिद्ध करना है। अब फिर से वही काम करेंगे, रचना करेंगे। और रचना में हम क्या करते थे, रचना में डी एम लंब ए सी, यानी डी से हम ए सी पर क्या किए थे, लंब डाले थे एम, तथा ई एन लंब ए बी, फिर ई से हम एन पर लंब डाले थे, कहाँ, ए बी पर डाले थे, तथा बी को ई से, बी को ई से, तथा डी को सी से क्या किया, डी को सी से मिलाया, सेम रह गया। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, परमान। परमान में क्या बोले थे कि हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखना, हमको सिद्ध करना है डी समानांतर बीसी। अब डी समानांतर बीसी लाने के लिए तुमको हम नीचे सिखाए थे कि जब एक साइड कोई बराबर होता है तो दूसरा का ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, होता है नहीं होता है।
तो जब हम यहाँ अगर इसी के अकॉर्डिंग हम लेकर के चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको डाटा ही दे के रखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एडी और डीबी हमको लाना होगा एक साइड। तो एडी डीबी लाने के लिए बोले थे ना कि सबसे पहले हम ई त्रिभुज को पकड़ेंगे, फिर ई वाला त्रिभुज को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, देख त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जब ऊंचाई ई एन हो, फिर से वही सेम सवाल, ऊंचाई क्या लिए, ये लिए थे अभी बता रहे थे आप लोग को। तो उसका निकाले क्या कि ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना था रे, जब इसको पकड़े थे तो आधार एडी के काम कर रहा था और ऊंचाई हमारा क्या था ई एन, तो एडी गुना ई एन। फिर द्वारा हम किसको लिए थे, बी डी ई को लिए था, याद आ रहा है ना तुम लोग को, बी डी ई को लिए। तो फिर बी डी ई का क्षेत्रफल था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार, आधार कौन होगा, ई वाला हो जाएगा आधार, इसमें आधार ही हो जाएगा ना, तो हो गया कौन हमारा बी डी, क्या हो गया डीबी, डीबी लिख दिया है, डीबी ठीक है, डीबी कोई दिक्कत नहीं, डीबी। तो डीबी गुना और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा ई एन, ऊंचाई हो गया ई एन। फिर ये दोनों को हम क्या किए थे, इस फॉर्मेट में हम ला करके यहाँ पर क्या कर दिए थे, रख दिए थे। देखो इस फॉर्मेट में रखे ना, तो रखने पे हमको कितना प्राप्त हुआ, इसका क्षेत्रफल यानी ए डी ई का क्षेत्रफल बटा डी डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा डी, और इसको समीकरण फर्स्ट माना था, मानते ना। फिर ई वाला फॉर्मेट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों का निकालेंगे, यानी एक बार फिर से ए डी का निकालेंगे, कब, जब ऊंचाई हमारा होगा डीएम, क्या होगा डीएम। तो ए डी का क्षेत्रफल जब ऊंचाई डीएम हो, तो फिर से ए डी का क्षेत्रफल निकाल दिए, 1/2 गुने आधार कौन काम करेगा ए ई, तो ए ई रखें गुना ऊंचाई कौन रहेगा डीएम, तो डीएम रख दिए। फिर हम निकालेंगे सी डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि हम क्या बोले थे कि उसी को लेना है जो टच में रहेगा, सिर से लंब के ऊंचाई के टच में रहेगा। तो सी डी का क्षेत्रफल था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2। इस बार जो आधार के काम करेगा वो कौन करेगा, ई सी, कौन करेगा ई सी गुना डीएम क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई हो जाएगा, तो डीएम हो गया ऊंचाई। फिर से हम इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से लेके चलेंगे, अगर क्योंकि दिया हुआ था तो हम बैठाए हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी। यहाँ तक तो तुमको समझाए थे, इसके पिछले वाला नहीं समझाया, ठीक है, बस ऐसे बता दिए आपको। अब ध्यान से समझो, जब तुम इतना चीज निकाल चुके हो ना, तो ये दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ई पहला ही कह दिया है, थोड़ा दे के रख लिया वो। और जब दाहिना पक्ष ऊपर नीचे दोनों बराबर, तो बायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर, कहो कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर समीकरण एक दूसरे अगर चलेंगे हम, समीकरण एक तथा दो से अगर चलोगे, या समीकरण एक दो से तुलना करने पर, समीकरण एक दो से तुलना करने पर, जब तुलना किया तो ये दोनों क्या था, दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, है ना, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेगा इसको, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। और ये दोनों जो बराबर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि दिया गया है पहले ही हमको, यहाँ पे लिख देना, क्योंकि दिया गया है, दिया गया क्या, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये तुमको दे के रख ले है, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना, नहीं दिखा तो गड़बड़ है ना। अब देखो तो ए डी ई का क्षेत्रफल है, ए बी ए डी का क्षेत्रफल है, जब तिरछा तिरछी गुना करोगे तो ये चाहे तो इसको नीचे लेके चला, चाहे इसको नीचे लेके चल जा, तो अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा फिर दोनों। और ऐसे भी सिखाया है कि बराबर के दो चीज अगर रहता है तो ऊपर वाला कटता है, क्योंकि गुना करने पर ऊपर नीचे बन जाता है, कट जाता है, तो बचा कौन है, वही बचा, वही बच गया, तो ऊपर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक बटा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, बोलो 1/त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, बी डी ई का, आई बराबर किसके, 1/त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफल के, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, एक अब इसको तिरछा तिरछी गुना करो तो ये सी डी उठ के यहाँ आ जाएगा, आई बी डी उठ के यहाँ चल जाएगा, तो आ जाएगा त्रिभुज सी डी ई का
क्षेत्रफल बराबर ये चल जाएगा यहाँ, हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दो गो त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज था, सी डी ई, यानी ये वाला त्रिभुज, देख ध्यान से, ई वाला काला वाला सी डी ई, और कौन त्रिभुज बी डी ई, यानी ई वाला बी डी ई। और देख दोनों का आधार सेम हो गया, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, और दोनों का आधार भी सेम है। और जब दोनों का आधार सेम है तो एक रूल बताया था, इसके पहले वाला बता रहे थे अभी, कि दो समांतर रेखा के बीच में अगर दो त्रिभुज रहता है और दोनों का आधार सेम रहता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। सेम वही रूल आ गया, यहाँ क्षेत्रफल पहले ही कर रहा है कि बराबर है, और दोनों जो है दोनों का आधार भी क्या है, सेम है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो त्रिभुज होगा वो एक समांतर रेखा के बीच में बंद होगा, होगा ना। तो जब सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल हो गया, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ई दोनों जो होगा समांतर होगा, यानी इसलिए डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी, डी ई समांतर बी सी। क्यों होगा, क्योंकि लिख देना कि यह दोनों त्रिभुज एक ही रेखा डी ई एवं बी सी के बीच में स्थित है। लिख देना कि चूंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही रेखा क्या है, डी ई एवं बी सी के बीच क्या है, के बीच स्थित है। अच्छा, आज सिर्फ स्थित ही नहीं है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर भी है, एवं दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो बस सीधे लिख देना आंख मूंद के कि इसलिए डी ई समांतर बी सी, ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ये यहाँ पर भी आप नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो यही था हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम। भारी था, जिसको थेल्स प्रमेय अच्छा से याद है उसको तो इसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उसको खाली लास्ट वाला ध्यान में रखना है और शुरू के 2-3 वाला ध्यान में रखना है, बाकी सब तो वही है। इसलिए तो हम शॉर्ट में समझा देते इसको, समझ गया, नहीं तो वीडियो भी काफी लंबा हो जाता, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका है। अब ये जो थेल्स प्रमेय जो थ्योरम था दे दिया और काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। इसको घरे जाके 3 से 4 बार बना लेना, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, और आज के आज बनाना, ठीक है। और इसके बाद 6.2 अब हम चलेंगे, क्योंकि इसी पे आधारित सवाल दिया गया है 6.2 में, उसको सोल्व करेंगे, वो मिलेगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नया है तो सब्सक्राइब करो और दोस्त लोग को बताओ इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। और शाम में लाइव आते हैं डेली, तो लाइव आओ 6 बजे। चलो।